नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप टीजीटी या पीजीटी मित्रों टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि मित्रों म्यूजिक से क्वालिफाई होना चाहते हैं, मित्रों म्यूजिक का मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मित्रों आपके लिए यह क्लास अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों अब जो है मित्रों हम प्रतिदिन जो आपको क्लास लेंगे एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों उसका डिटेल्स में थ्योरी भी बताते चलेंगे, ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स में न छूट पाए। मित्रों बीपीएससी यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या मित्रों कॉल कीजिए। मित्रों तत्काल मित्रों आपको डिटेल्स और डीपली मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, और मित्रों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मित्रों सूचना और म्यूजिक, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तथा 30 नंबर का जो मित्रों हिंदी इंग्लिश आपके पास जाएगा। इस प्रकार मित्रों आज के पहला प्रश्न आपका है, राग तिलंग में ध्यान दीजिएगा मित्रों, राग तिलंग में प्रयोग होता है दोनों ग तीव्र म कोमल ध या दोनों नी। मित्रों बताते चले कि राग तिलंग में जो मित्रों प्रयोग होता है दोनों नी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर कीजिएगा कि राग तिलंग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। तिलंग राग जो है खमास थाट का राग, आपसे पूछेगा कि तिलंग जो है तिलंग राग किस थाट के अंतर्गत आता है, तो खमास थाट के अंतर्गत आता है। तिलंग राग की जाति क्या है, तो ऑडो है, तथा तिलंग राग की मित्रों गायन का समय जैसे रात्रि का दूसरा प्रहर है। तिलंग राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग मारवा में वर्जित स्वर है, राग मारवा में वर्जित स्वर है ग म प और नी। मित्रों राग मारवा में वर्जित स्वर मित्रों आपका प है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राग मारवा में वर्जित स्वर प है तथा राग मारवा मारवा थाट का राग है। मारवा राग की जाति मित्रों साडव है तथा मारवा के मित्रों वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर ध माना जाता है। मारवा राग को दिन के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। मारवा राग में ग म तथा नी स्वर वर्जित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है, कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है 7, 35, 175 या 53। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 तालों की संख्या मित्रों बनती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा मित्रों कि कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या 35 बनती है। कर्नाटक संगीत में 7 ताल माने जाते हैं तथा 5 जातियां होती है। ठीक है, ताल कितने होते हैं तो 7 और जातियां कितनी माने जाते हैं 5, तो 7 में 5 से गुना करिएगा तो 7 5 35 ताल जाति के भेद हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। इस 7/4 से कौन सी लयकारी प्रदर्शित होती है, फट से बताइए। इस 7/4 से कौन सी लयकारी प्रदर्शित होती है, तो मित्रों 7/4 से आपको आड़ लयकारी मित्रों प्रदर्शित होती है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी। ए में आपका स्वाई, बी में आड़, सी में मित्रों बियाड़ और डी में आपको पौन गुण। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पौन गुण। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो पौन गुण की लयकारी कहते हैं। एक ताल को 3 ताल में लिखने के लिए आड़, बियाड़ तथा सवाई की लयकारी नहीं लिखते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। तानसेन के गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु कौन थे। अहोबल साहब, गोपाल गायक, सी मित्रों स्वामी हरिदास, डी में अकबर साहब। मित्रों बताइए कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो मित्रों जो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास साहब थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अहोबल ने
संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की तथा गोपाल एक गायक थे। गोपाल दास क्या थे? तो गायक थे। मित्रों अगले प्रश्न पर कर लीजिएगा कि पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पंडित पन्नालाल घोष मित्रों क्या बजाते थे? सितार, सरोद, बीना या बांसुरी? पंडित पन्नालाल घोष मित्रों क्या बजाते थे? तो मित्रों पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक बजाते हैं। बांसुरी एक सुशील वाद्य है तथा पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं तथा असद अली खां मित्रों बीना वादक हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी ताल 16 मात्राओं की ताल नहीं है? निम्न में से कौन सी ताल 16 मात्राओं की ताल नहीं है? तो मित्रों बताते चले कि बसंत ताल मित्रों 16 मात्रा की नहीं होता, इसमें 9 मात्रा होती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जबकि जत ताल 16 मात्रा, तीन ताल 16 मात्रा और टप्पा ताल मित्रों 16 मात्रा होती है। जबकि मित्रों बसंत ताल में 9 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग पूर्वी का गायन वादन समय है। मतलब राग पूर्वी मित्रों किस समय गाया जाता है? कुल जो है संगीत में 8 प्रहर है। 8 प्रहर मित्रों राग पूर्वी को किस प्रहर में गाया जाता है? प्रातःकालीन, दोपहर, सायंकालीन या मध्य रात्रि? मित्रों बताते चलें। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सायंकालीन। कहने के मतलब मित्रों को संधि प्रकाश, सायंकालीन मतलब संधि प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर कर कीजिएगा कि राग पूर्वी का गायन वादन समय सायंकालीन मतलब संधि प्रकाश है। पूर्वी राग पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है और पूर्वी राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? सितार से, गिटार से, वायलिन से या सरोद से? मित्रों फट से बताइए, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों उस्ताद अली अकबर खां मित्रों एक सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। उस्ताद अली अकबर खां मित्रों सरोद वाद बजाते हैं। सरोद वाद एक तत्ववाद है। पंडित रविशंकर सितार वादक, विश्व मोहन भट्ट क्या है? तो गिटार बजाते हैं। ठीक है मित्रों, तथा एन राजन साहब क्या बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। एन राजन साहब वायलिन, विश्व मोहन भट्ट जैसे गिटार। सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर साहब। मित्रों उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु कौन थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु कौन थे? मित्रों बताते चलें कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के जो मित्रों गुरु थे बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी थे। बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी हैं। पलुस्कर जी ने कर्नाटक स्वर लिपि की भी स्थापना की है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि राग अंडाना का समप्राकृतिक राग है। राग अंडाना का समप्राकृतिक राग है सोहनी, दरबारी, पुरिया या अहोबल? बताइए मित्रों कि राग अंडाना का समप्राकृतिक राग कौन है? मित्रों बताते चलें कि राग अंडाना का जो मित्रों समप्राकृतिक राग है उसको मित्रों दरबारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि राग अंडाना समप्राकृतिक राग दरबारी राग है। अंडाना और दरबारी राग असावरी थाट का राग है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। संगीत परिजात के लेखक कौन है? संगीत परिजात के लेखक कौन है? जयदेव साहब नहीं होगा, लोचन साहब नहीं होगा, भरत साहब नहीं होगा। मित्रों मतलब अहोबल साहब आपका सही है। इस संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब हैं। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इस संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक आपको अहोबल जी माने जाते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद, लोचन साहब ने राग तरंगिणी और भरत जी ने मित्रों नाट्य शास्त्र नामक
ग्रंथ की रचना किए हैं। मित्रों और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को मित्रों अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि जैसे ही मित्रों हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, आप उसका फायदा सबसे पहले उठा सकते हैं। प्रश्न आपका है कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? अहोबल साहब, लोचन साहब, व्यंकमुखी साहब या फिर मित्रों भरत साहब। मित्रों बताते चलें कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक आपको व्यंकटमुखी साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, व्यंकटमुखी साहब जैसे कितने मेल या थाटों की संख्या माने हैं? तो 72 माने हैं, आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि रामत्य ने लिखा है। ठीक है, रामत्य साहब द्वारा लिखा है, इनमें से कौन सी ग्रंथ है? हृदय कौतुक, राग विभोद, जैसे संगीत विरासत या फिर मित्रों जैसे स्वर मेल कलानिधि। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही सही है कि रामत्य ने लिखा है। तो स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो रामत्य साहब हैं। मित्रों व्याख्या पर कर कीजिएगा। रामत्य ने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की है। सोमनाथ जी ने राग विभोद, हृदय प्रकाश ने हृदय कौतुक तथा बसंत जी ने संगीत विरासत नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग कौन है? इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग कौन है? तो मित्रों खमाज, जयजवंती, माल कौन सा? भैरवी। मित्रों इनमें से परमेल प्रवेशक जो राग है जयजवंती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर कर कीजिएगा। जयजवंती राग एक परमेल प्रवेशक राग है। जयजवंती राग खमाज थाट का राग है। जयजवंती राग का वादी रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। जयजवंती राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। जयजवंती राग को कब गाया जाता है? तो रात्रि के दूसरे प्रहर में। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निर्गम मम स्वर समूह है। निर्गम मम स्वर समूह है। राग बिहाग का, राग पुरिया का, राग वसंत का या राग ललित का। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निर्गम मम स्वर समूह है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राग ललित का। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर कर दीजिएगा कि निर्गम मम स्वर समूह राग ललित का है। राग ललित मारवा थाट का राग है। पूर्वी राग में रे मित्रों जैसे स्वर कोमल लगता है। बिहाग राग में तीव्र म का प्रयोग नहीं होता है। बसंत राग में रे स्वर कोमल लगता है और जैसे तो बसंत और पूर्वी राग पूर्वी थाट का राग है तथा बिहाग राग बिलावल थाट का राग है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। इस संगीत में कोमल स्वर हैं। संगीत में कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मित्रों बताते चलें कि संगीत में कोमल स्वरों की संख्या मित्रों 4 है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। इस संगीत में कोमल स्वर 4 माने जाते हैं। रे, ग, ध और नी। स्वर कोमल स्वर में स्वर तीव्र स्वर होते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत में तीव्र स्वर है, मतलब संगीत मित्रों तीव्र स्वर कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो तीव्र स्वर के अंतर्गत आते हैं? रे, ग, म, ध। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म जो है मित्रों आपको तीव्र स्वर के अंतर्गत आता है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। संगीत में तीव्र स्वर में माना जाता है, ऐसे मित्रों घंटा की तरफ खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो में माना जाता है। रे, ग, ध स्वर शुद्ध स्वर कोमल दोनों होते हैं, जबकि म स्वर कोमल नहीं होता है, शुद्ध म होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। संगीत में ग्रामों की संख्या कितनी है? तो बताते चलें कि संगीत में ग्रामों की संख्या आपको 3 है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस संगीत में ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 3 है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। इस संगीत में 3 ग्राम होते कौन कौन है भी जान लीजिए। सरज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। सरज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है? कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है?
दुर्गा, जौनपुरी, भोपाली और बिहार। और से बताएं मित्रों कि कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाली मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। कल्याण अंग में भोपाली राग समाविष्ट है, दुर्गा राग बिलावल थाट का राग है, जौनपुरी असावरी थाट का राग है, बिहार बिलावल थाट का राग माना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग भोपाली एवं देशकर की जाती है। राग भोपाली एवं देशकर की जाती है ऑडो सौडो, ऑडो संपूर्ण, साडो संपूर्ण या ऑडो ऑडो। मित्रों फट से बताइए कि राग भोपाली एवं देशकर की जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑडो ऑडो मतलब 5-5। ठीक है, 5-5 स्वर। मित्रों इसकी व्याख्या पर कर कीजिएगा। राग भोपाली एवं देशकर की जाति ऑडो ऑडो माना जाता है। देशकर राग बिलावल थाट का तथा भोपाली राग कल्याण थाट का माना जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है मित्रों उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तरब, तुम्ब, तबाली या तार ग्रहण। मित्रों फट से बताइए कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब तरब कहते हैं। ठीक है, सितार में तो तरबों की संख्या 11 होता है, आपको याद होना चाहिए। और सितार में तारों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। और तरबों की संख्या तारों की संख्या 7 और तरबों की संख्या 11 होता है। व्याख्या पर कर कीजिएगा। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब कहते हैं। सितार एक तत्ववाद है। सितार को मित्रों मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। सितार एक तत्ववाद है, इसे मिजराब द्वारा बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग यमन का वादी संवादी है। राग यमन का वादी संवादी है। ग और नी, प और रे, ध और ग, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग यमन का वादी संवादी स्वर है। तो राग यमन का वादी संवादी स्वर जो हो जाएगा मित्रों आपको ग और नी हो जाएगा। इक्वल आंसर आपका सही है। राग यमन मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग यमन का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर निषाद होता है। इस प्रकार ग और नी मित्रों सही है। राग यमन कल्याण थाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। यमन राग में तीव्र में म का प्रयोग होता है। 5/6 इस राग का गायन समय रात्रि के प्रथम प्रहर में माना जाता है। यमन राग में ध ग प रे वादी संवादी स्वर नहीं माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। देशकर, यमन, बागेश्वरी या सोहनी। मित्रों फट से बताइए राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब देशकर आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग देशकर है। यद्यपि इन दोनों में स्वर समान है किंतु चलन भेद के कारण दोनों का राग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भोपाली राग कल्याण थाट का राग है जबकि देशकर बिलावल थाट का राग माना जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि राग भोपाली में वर्जित स्वर है। राग भोपाली में वर्जित स्वर है ग और प, रे और ध, ग और नी और डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग भोपाली में वर्जित स्वर है। तो मित्रों राग भोपाली में वर्जित स्वर मित्रों ग और नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग भोपाली में निषाद स्वर तथा मध्यम स्वर वर्जित है। मित्रों अतः इस कारण इसकी जाति ऑडो ऑडो माने जाती है। भोपाली राग कल्याण थाट का राग है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग बिलावल में स्वर लगते हैं। राग बिलावल मित्रों कौन से स्वर लगते हैं। कोमल रे, ध से शुद्धतर स्वर। ठीक है, बी में कोमल ग, नी से शुद्ध स्वर
और सी में मित्रों सारे और जैसे शेष जैसे शुद्ध स्वर, और डी में मित्रों तीव्र मध्यम शेष शुद्ध स्वर। तो मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारे शेष शुद्ध स्वर। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर कर लीजिएगा। राग बिलावन में प्रयुक्त सारे स्वर शुद्ध है, अर्थात कोई भी स्वर विकृति नहीं है। ठीक है, राग बिलावल, बिलावल थाट का आश्रय राग है। बिलावल राग का वादी स्वर ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। यह राग प्रातः काल में गाया जाता है। बिलावल राग कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में। बिलावल राग में कोमल ग, ध, नि, रे तथा तीव्र मित्रों म का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग असावरी में मित्रों जो कोमल स्वर लगते हैं उसको मित्रों ग, ध और नि बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका मित्रों भोपाली है, बी में जौनपुरी है, सी में भैरव है, डी में आपका देश है। बताइए फट से, राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों बताते चलें, राग असावरी का सम प्राकृतिक राग मित्रों जौनपुरी है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग जौनपुरी है। जौनपुरी राग असावरी थाट का राग है। जौनपुरी राग की जाति साडव संपूर्ण तथा धवादी और गत संवादी स्वर माना जाता है। जौनपुरी राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है मित्रों। असावरी और जौनपुरी राग में ग, ध, नि स्वर कोमल लगते हैं। इस प्रकार मित्रों यदि आप मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप बार बार हम बता रहे हैं कि इस नंबर के माध्यम से मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लीजिए। ये 88 है, 55 है। ठीक है, 55। अब मित्रों पैकेज जरूर खरीद दीजिए ताकि आपको जैसे 100% मित्रों रिजल्ट हो जाए। ठीक है, पुरिया राग किस थाट का राग है? पूर्वीय का कि मारवा का कि काफी का कि खमाज का? मित्रों बताते चलें कि पुरिया राग मित्रों मारवा थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। किस कौन थाट के अंतर्गत? मारवा। पूर्वी राग जैसे मित्रों किस थाट के अंतर्गत आता है? तो मारवा के अंतर्गत आता है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पूर्वी राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी गई है। पूर्वी राग की जाति साडव साडव मानी जाती है। इस राग का वादी ग तथा संवादी नि मानी जाती है। मित्रों पुरिया राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। पुरिया राग पूर्वी काफी तथा खमाज का राग नहीं है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राग मारवा का वर्जित स्वर है। तो बताते चले मित्रों कि राग मारवा का जब मित्रों वर्जित स्वर होता है म, ध, प और नि। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प जो है मित्रों वर्जित स्वर है। मित्रों यह रिपीटेटेड प्रश्न है क्योंकि कुछ समय पहले मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बताए थे कि राग मारवा का वर्जित स्वर है मित्रों प है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। राग मारवा में पंचम स्वर वर्जित है। मारवा राग मारवा थाट का राग है। इसकी जाति साडव होती है। मारवा राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर ध है। मारवा राग का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर माना जाता है। मारवा राग का आरोह अवरोह इस प्रकार से है कि स रे ग म ध नि धा सा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है। तो मित्रों बताते चलें कि राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर मित्रों गंधार तथा संवादी स्वर मित्रों धैवत होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर जो है नीम होता है। ठीक है मित्रों, क्या होता है? सॉरी गंधार होता है। और संवादी स्वर आपका धैवत होता है, मतलब ग और ध। इस प्रकार मित्रों शुद्ध कल्याण कल्याण थाट का राग है।
इस राग की जाति ऑडो संपूर्ण मानी जाती है। शुद्ध कल्याण राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग का स्वरूप मित्रों जैसे इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग दरबारी कन्हाड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है। राग दरबारी कन्हाड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है। तो मित्रों ए में आपका म है, बी में आपका नी है, सी में आपका ध है और डी मित्रों थ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग दरबारी कन्हाड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों सी मतलब ध। मित्रों आरोह में वर्जित स्वर है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर कर लीजिएगा। राग दरबारी कन्हाड़ा के आरोह में वर्जित स्वर दैवत हैं। यद्यपि इसके आरोह में दैवत वर्जित है, परंतु ताड़ शरत से उतरते समय जब दैवत का आवाहन किया जाता है उस समय दैवत के उच्चारण में निषाद का कण लगाया जाता है। यथा साध निपी, ठीक है, निप दरबारी कन्हाड़ा और असावरी थार का राग इसका जाति संपूर्ण साडो मानी जाती है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फट से मित्रों बताइए कि झपताल में 12 मात्रा होती है, झपताल में 13 मात्रा होती है। मित्रों झपताल में आपको जैसे 16 मात्रा होती है, झपताल में 2 मात्रा होती है। मित्रों फट से बताइए कि झपताल में मित्रों कितनी मात्रा होती है। तो मित्रों बताते चले कि झपताल में मित्रों मात्रा की जो संख्या होती है आपको 3 होती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि झपताल में 3 तालियां होती है, जबकि झपताल में मात्राएं 10 है। ठीक है मित्रों, 10 और जैसे 10 तथा खाली 1 होता है। झपताल को ख्याल के साथ बजाया जाता है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। झपताल को प्राचीन नाम सादर है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, झपताल का प्राचीन नाम क्या है तो सादर है। झपताल का ठेका क्या है मित्रों, क्रॉस 2 0 और 3। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न बोलों में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। निम्न बोलों में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। मित्रों ए में आपका धीन न धा तिरिकट, बी में मित्रों बी में है आपका ऑप्शन क धीट थीठा, ठीक है, और सी में धा धीना और डी में मित्रों धा धी धा थिन थिन धा। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि निम्न में से कौन झुमरा ताल के बोल समूह को है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। मित्रों अगला प्रश्न आपका है चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी लयकारी का प्रयोग करते हैं। ए में आपका 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट से बताइए कि चौगुन की लयकारी में मित्रों एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। मित्रों व्याख्या पर कर लीजिएगा। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग होता है। चौगुन एक लयकारी का प्रयोग है। दुगुन में 2 मात्रा, तिगुन में 3 मात्रा और मित्रों कुवाड़ में 5 मात्रा होती है। तो सभी लयकारी के प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा सा यहाँ पर मित्रों मिसप्रिंट से मित्रों लिखा गया है। ठीक है, इसलिए बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है, स यहाँ पर मित्रों नहीं होगा। किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। तो मित्रों बताते चलें कि ध्रुपद, ख्याल, ठप्पा, ठुमरी। तो मित्रों ध्रुपद के साथ जो मित्रों पखावज का जो मित्रों संगत होती है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। ध्रुपद गायकी के साथ पखावजवाद की संगत होती है। ध्रुपद एक जोरदार और गंभीर प्रकृति की गायकी है। ध्रुपद गायकी में तान नहीं होते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ 4 ताल, सुल ताल, तीव्र ताल और आदि खुले ताल ही बजाए जाते हैं। ख्याल, टप्पा तथा ठुमरी के साथ तबलावाद की संगत होती है तथा मित्रों
बंद तालों में का प्रयोग भी होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे कि आभोग गीत का कौन सा विभाग है। आभोग गीत का कौन सा विभाग है? 4 3 2 1। मित्रों फट से बताइए कि आभोग गीत का कौन सा विभाग है। मित्रों बताते चलें कि आभोग गीत का मित्रों चौथा विभाग है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मानव जीवन में संगीत है, संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जोड़ता है, या फिर मित्रों उक्त में से सभी ऑप्शन सही है। बताइए, यदि आप संगीत के शिक्षक हैं तो मित्रों इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि मानव जीवन में संगीत है। तो मित्रों बताते चले कि मानव जीवन में तो संगीत जो है सो उक्त में से सभी सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कह रहा है कि मानव जीवन में संगीत का पूर्ण योगदान है। मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जोड़ता है, तथा मित्रों सभी कथन सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों मानसिक रोग के इलाज में भी मित्रों संगीत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्रुपद गान में कितनी बानी प्रचलित है। ठीक है, ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है? 2 4 5 6। मित्रों बताते चलें कि ध्रुपद बानी में मित्रों कितनी बानी का प्रचलन किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब है कि 4 आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। ध्रुपद गायन में मित्रों 4 बानियां प्रचलित हैं। डागुर बानी, गोबरहार बानी और मित्रों सी में है नौहर बानी और डी में है मित्रों आपका खंडार बानी। अकबर बादशाह के दरबार में उस समय 4 महागुनी रहते थे। तानसेन, ब्रजनंदन ब्राह्मण, 3 में है मित्रों जैसे आपको सम्मुखन सिंह वर्णी विनाकर और 4 में श्री चंद राजपूत जी। ठीक है। अकबर के समय में इन चारों का प्रचार प्रसार मित्रों बहुत ही जोर शोर से था। इस प्रकार मित्रों ध्रुपद की 256 बानियां नहीं मानी गई है। ठीक है मित्रों, ध्रुपद की 256 बानियां नहीं मानी गई है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन जो है सही ऑप्शन नहीं है। किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। रागों में आरोह और अवरोह क्रम रहते हैं। सभी राग में षड्ज आवश्यक नहीं है। तीव्र मध्यम कभी भी वादी मित्रों वादी संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बताते चलें कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सभी राग में षड्ज की आवश्यकता नहीं होती है। यही मित्रों क्या आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राग खमाज का वादी संवादी है। राग खमाज का वादी संवादी है सा और मा, ग और नी, सा और प, डी में मित्रों आपको रे और प। बताइए मित्रों राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग खमाज का मित्रों वादी स्वर ग और संवादी स्वर नी है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है मित्रों। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। खमाज राग मित्रों वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी माना जाता है। खमाज राग खमाज थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है। इसकी जाति षाडव संपूर्ण मानी जाती है। खमाज राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना जाता है। और तो इस राग का स्वरूप इस प्रकार है कि जैसे ग म ध नि सा नि ध म प ध। ठीक है मित्रों, खमाज राग वादी स्वर तो स म प मतलब सभी के सभी मित्रों दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राग खमाज के गाने का समय है रात्रि का द्वितीय पहर, प्रातः काल, सायं काल या मध्य रात्रि। और से बताइए कि राग खमाज के गाने का समय क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग खमाज का मित्रों जो गाने का समय है रात्रि का द्वितीय पहर में है। ये फल आंसर मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। राग खमाज के गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना जाता है। खमाज राग प्रातः काल
मध्य रात्रि तथा सायंकाल में मित्रों नहीं गाया जाता है। खमाज राग खमाज ठाट का आश्रय राग है और मित्रों इसका वादिगत तथा संवादी स्वर मित्रों नी मानी जाती है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपको कि पंचम सवारी का तिगुन एवं आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा? 5, 8, 10 और 12। मित्रों बताते चलें कि पंचम सवारी के ताल तिगुन का आवर्तन मित्रों 5 मात्राओं के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए पर आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पंचम सवारी ताल का तिगुन एवं आवर्तन की मित्रों 5 मात्राओं के अंतर्गत आएगा। पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की ताल है। इसमें 4 विभाग होते हैं। यह तबले की ताल है। इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि 2/3 या फिर तो 3/2 या 2/3 छंद मित्रों किस ताल के हैं? झप ताल, तीव्र ताल, मित्रों 3 ताल या डी में आपका कहारवा ताल। और से बताइए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर झप ताल मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। 2/3 अर्थात 2-3 छंद का ताल झप ताल माना जाता है। इस ताल का बोल मित्रों समूह इस प्रकार है कि धीना धी धीना तीना धी धीना। झपताल 10 मात्रा की ताल है। झपताल मित्रों कितनी मात्रा की ताल है? तो 10 मात्रा की मित्रों ताल है। इस ताल झपताल में मित्रों 4 विभाग होते हैं। झपताल तबले की ताल है। यह ताल छोटे ख्याल के साथ बजाई जाती है। झपताल एक प्रचलित ताल है। ठीक है मित्रों। झपताल प्राचीन गीत सादरा के साथ बजाई जाती है। तीव्रा ताल 7 मात्रा, 3 ताल और 16 मात्रा है और मित्रों कहारवा ताल मित्रों 8 मात्रा होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? तो मित्रों बताते चले कि धमार ताल में कुल मित्रों 14 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों यहाँ पर इसका व्याख्या दिया हुआ थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 3 ताल के 4 आवर्तन मित्रों कितनी मात्राएं होती है? मित्रों 3 ताल के 4 आवर्तन मित्रों कुल मित्रों कितनी मात्राएं होती है? फट से बताइए। तो मित्रों कुल 64 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि 3 ताल की मात्रा 16 होती है। अतः 16 में 4 गुने से गुना करने पर गुणनफल मित्रों 64 होता है। ठीक है। इस कारण 3 ताल के 4 आवर्तन में 64 मात्राएं होती है। 3 ताल को आदि ताल भी कहते हैं। ठीक मित्रों यह ताल तबले की ताल है और 3 ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है तथा ख्याल के साथ बजाई भी जाती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों झपताल की 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली पड़ती है। ऑप्शन नंबर मित्रों बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका मित्रों जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? जत ताल किस गायन शैली में मित्रों प्रयोग की जाती है? ए में ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी में मित्रों धमार। और से बताइए जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि जत ताल जो है मित्रों प्रयोग किया जाता है तो इसका नाम है मित्रों ऑप्शन नंबर सी ठुमरी मित्रों प्रयोग किया जाता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन के साथ किया जाता है, जबकि ध्रुपद शैली के साथ 4 ताल, सोल ताल और ख्याल शैली के साथ मित्रों 3 ताल, झपताल, त्रिवारा ताल का मित्रों प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। मित्रों बताते चले गया आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठुमरी गायन शैली में मित्रों निम्न ताल का प्रयोग होता है: तिबरा, धमार, संवादी और मित्रों दीपचंदी। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा। ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है: तिबरा, धमार, 4 ताल और दीपचंदी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीपचंदी। मित्रों आंसर आपका एकदम आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
मित्रों व्याख्या पर क्लिक कीजिएगा कि ठुमरी गायन शैली के साथ दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। दीपचंदी ताल 14 मात्रा की ताल है। ठीक है मित्रों, इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। ठुमरी एक चंचल प्रकृति का राग है। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर जैसे ठुमरी का मित्रों जैसे मित्रों डिटेल से मित्रों उनके तालों के बारे में बता दिए। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर जैसे आपको मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है मित्रों, आप स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर मिलाइए और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मित्रों बताइए कि मित्रों कुल 50 प्रश्नों में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, और मित्रों जो हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं आपको मित्रों उस पर जरूर ज्वाइन करिए ताकि मित्रों आपका बीपीएससी निकल जाना चाहिए। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाया जाता है। लाइक जरूर क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों इस दिए हुए नंबर पर मित्रों फोन कर करके मित्रों जितना जल्द हमसे संपर्क कीजिए ताकि मित्रों आपको बहुत जल्दी मित्रों प्रोवाइड जैसे पीडीएफ कर दिया जाएगा जिससे मित्रों आपका रिजल्ट जैसे एकदम निश्चित हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों आज के क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।